सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने बैक्टीरिया के इतिहास, उसके सामान्य लक्षण, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी स्ट्रक्चर, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण तथा बैक्टीरिया में पोषण पर हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप जरूर देखें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बैक्टीरिया में होने वाले प्रजनन की और बैक्टीरिया के महत्व की। तो चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, बैक्टीरिया में प्रजनन को समझने से पहले हम समझते हैं प्रजनन क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है प्रजनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट वर्धी प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन और तीसरा लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्धी प्रजनन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि प्रजनन की वह विधि जिसमें शरीर का कोई भाग, प्रजनन की वह विधि जिसमें शरीर का कोई भाग एक नए जीव को जन्म देता है, इस प्रकार का प्रजनन वर्धी प्रजनन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पत्तियों से, जैसे कि ब्रायोफिल्म, पत्तियों से ही एक नए पौधे का विकास हो जाता है। पता चल रहा है कि पौधे का एक छोटा सा हिस्सा काट कर उसको लगा दिया जाए, कलम कर दी जाए तो एक नए पौधे का विकास हो जाता है। ये सब वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करें हम अलैंगिक प्रजनन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही एक नए जीव का निर्माण होता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें लैंगिक प्रजनन की। प्रजनन की वह विधि जिसमें लिंग कोशिकाएं भाग लेती है तथा निषेचन के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो है वर्धी तथा अलैंगिक प्रजनन ही होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, वर्धी तथा अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से होता है। बैक्टीरिया में वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन का अभाव होता है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थों के पुनर्योजन के द्वारा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया में मुख्य रूप से प्रजनन कितनी विधियों के द्वारा होता है, 3 विधियों के द्वारा हो रहा है। सबसे फर्स्ट है वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है लैंगिक प्रजनन। वर्धी प्रजनन अगर हम बात करें बैक्टीरिया में तो ये 2 विधि के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी विधि के द्वारा हो सकता है भाई, ये द्विविखंडन के द्वारा हो सकता है, विखंडन के द्वारा हो सकता है या मुकुलन के द्वारा हो सकता है। जबकि बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन जो है इंडोस्पर्म्स के द्वारा हो सकता है, अंतःबीजाणु के द्वारा हो सकता है, या फिर चल बीजाणुओं के द्वारा हो सकता है, या सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, वहीं पर लैंगिक प्रजनन की बात करें तो बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन जो है या तो संयुग्मन के द्वारा हो सकता है, रूपांतरण के द्वारा हो सकता है, या पारक्रमण के द्वारा हो सकता है। संयुग्मन के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा या पारक्रमण के द्वारा हो सकता है। चलिए एक एक को हम डिटेल में समझें। सबसे पहले आ जाते हैं वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन, अब आप लोगों ने समझ गया होंगे कि वर्धी प्रजनन क्या होता है। कि बैक्टीरिया, अब यहाँ पे चूंकि स्पेशल रेफरेंस टू बैक्टीरिया की बात चल रही है हमारी, तो बैक्टीरिया की किस कोशिका के द्वारा, बैक्टीरिया चूंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो बैक्टीरिया की कोशिका के द्वारा जब एक नए जीव को निर्मित किया जाता है, एक नए बैक्टीरिया को निर्मित किया जाता है, तब इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वर्धी प्रजनन कहलाता है। और बैक्टीरिया में मुख्य रूप से 2 मेथड्स के द्वारा होता है, एक तो फिजन के द्वारा या बडिंग के द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं फिजन क्या होता है, विखंडन क्या होता है। जब किन्हीं कारणोंवश, परिस्थितियोंवश, उपयुक्त भोज्य पदार्थ, अनुकूल परिस्थितियों के कारण जब बैक्टीरिया का शरीर 2 भागों में टूट जाता है, 2 भागों में टूट जाता है या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है विखंडन। अब ये विखंडन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं भाई। अगर 2 भागों में टूट गया तो द्विविखंडन, अगर बहुत सारे भागों में टूटा तो बहुविखंडन। तो बैक्टीरिया में जो है द्विविखंडन के द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। सामान्य तौर पर इस प्रकार का जो प्रजनन है
प्रजनन, इस प्रकार का जो प्रजनन है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और प्रजनन की एक सामान्य विधि है। तो इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे डायग्राम अगर देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है बैक्टीरिया का। एक जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, ये भोज्य पदार्थों को एकत्रित करना शुरू कर देता है और अपना आकार बड़ा कर लेता है। और आकार बड़ा करने के साथ ही इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। और जब साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि किस रूप में होता है, डीएनए के रूप में होता है, तो यह जेनेटिक मटेरियल जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भाग बना लेता है। ठीक है, जैसे ही दो भाग बन जाते हैं वैसे ही क्या होता है, इस बैक्टीरिया के बीचों बीच में एक संकीर्णन का फॉर्मेशन होता है, एक खाद बनना शुरू होती है और एक खाद धीरे धीरे कैसी होती है, गहरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पहले जैसे ही संकीर्णन का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जब ये संकीर्णन थोड़ी गहरी हो जाती है तो यह बैक्टीरिया दो भागों में टूट जाता है, अर्थात दो नए बैक्टीरिया का जन्म होता है। तो इस प्रकार बैक्टीरिया में जो है द्विविखंडन की प्रोसेस संपन्न होती है। ठीक है, चलिए अब आइए बडिंग की बात करें, मुकुलन की बात करें। आपने देखा होगा कि जैसे हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो गुलाब के पौधे में छोटे छोटी सी बड्स निकलती है, कलिकाएं निकलती है। वैसे ही क्या होता है कि बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल्स से अनेक छोटे छोटे बर्ड्स लाइक संरचना निकलती, छोटे छोटे उभार बनते हैं और इन्हीं छोटे छोटे उभार को जो है वो बर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए एक सामान्य बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक उभारनुमा संरचना बनती है जिसको कि प्रोस्थी कहा जाता है ना। तो ये जो प्रोस्थी है ये धीरे धीरे करके ग्रो होना शुरू हो जाती है, यही आगे चलकर बर्ड्स का रूप ले रही है। ठीक है, बर्ड्स बिगिन टू फॉर्म ऑन पेरेंटल सेल, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में उभारनुमा संरचना बनी जिसको हमने क्या नाम दिया, बर्ड्स दिया। अब क्या होता है कि इस बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपनी कॉपी करता है। ठीक है, अपनी कॉपी करता है, अपने संख्या बढ़ाता है, द्विगुणन करता है और जो न्यूक्लियस है अर्थात जो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस तो होता नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो बर्ड्स को ट्रांसफर कर देता है। धीरे धीरे करके ये बर्ड्स जो है वो डेवलप हो जाती है और जब यहाँ पेरेंट सेल्स के बराबर हो जाती है तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकीर्णन होता है और संकीर्णन के होने के पश्चात यह बर्ड सेल अपनी पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। या कभी कभी ये होता है कि इसी पेरेंट सेल से ये चिपकी हुई रहती है और जो है एक चेन का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बैक्टीरिया में जो है वर्धी प्रजनन किसके द्वारा हो रहा है भाई, द्विविखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। वर्धी प्रजनन हमने पढ़ चुके हैं और अब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है जिनका फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर होता है और ये विशिष्ट प्रकार की संरचना या तो एंडोस्पोर के रूप में हो सकती है, जूस्पोर के रूप में हो सकती है, कोनिडिया के रूप में हो सकती है या संपूर्ण जीवाणु के चारों ओर बनने वाली सिस्ट के रूप में हो सकती है। इन संरचनाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पोर की या अंतः बीजाणु की। ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में ये आते रहता है। तो चलिए कि एंडोस्पोर्स के द्वारा बैक्टीरिया किस प्रकार प्रजनन करते हैं वो उसको समझ ले हम। देखिए, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है और बैक्टीरिया इस प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में थोड़ा सा असक्षम होने लग जाता है, तब ऐसी अवस्था में इन प्रतिकूल परिस्थितियों में बेसिलस क्लॉस्ट्रिडियम जैसे जो जीवाणु हैं वो क्या काम करते हैं कि अपनी जो बैक्टीरियल कोशिका होती है, बैक्टीरियल कोशिका से के अंदर से पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पानी जब बाहर निकलने लग जाता है तो इनका जीव द्रव्य कैसा होता है, संपूर्ण जीव द्रव्य सिकुड़ने लग जाता है और केंद्र में आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब केंद्र में आकर इकट्ठा हो जाता है तो इसके चारों ओर जो है एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इस संरचना को जीव द्रव्य के चारों ओर जब सेल वॉल
बन जाती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस प्रकार से जीवाणु कोशिका के अंदर एक गोलाकार या अंडाकार संरचना निर्मित हो जाती है। इस संरचना को अंतःबीजाणु या एंडोस्पोर कहा जाता है। यहाँ काफी रेसिस्टेंट संरचना होती है जो गर्मी, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों या पीएच आदि के प्रति ये रेसिस्टेंस शो करती है। अगर हम इस डायग्राम की तरफ आप देखें तो आप देख रहे हैं कि एक जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका के अंदर एक अंतःबीजाणु बना हुआ है। ठीक है, अंतःबीजाणु की संरचना की अगर हम बात करें, थोड़ा सा संरचना की बात कर लें, तो इसमें सबसे बाहर अंतःबीजाणु में होता क्या है कि इसका जो केंद्रीय वाला भाग होता है जिसको कि कोर कहा जाता है। ठीक है, कोर के चारों ओर अनेक स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक स्तर पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे बाहर की ओर जो है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको एक्सोस्पोरियम कहा जाता है, जो कि सबसे बाहर की ओर होने के साथ साथ ये क्या है, बहुत ही पतली और सॉफ्ट लेयर के रूप में होती है। एक्सोस्पोरियम के अंदर जो है स्पोर कोट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये वाला जो दो हिस्सा है ये किस रूप में है, स्पोर कोट के रूप में होता है। ये स्पोर कोट भी दो प्रकार से हो सकता है। सबसे अगर बाहर की ओर है तो ये आउटर कोट कहलाता है, जबकि अंदर की ओर जो होता है वो इनर कोट होता है। ठीक है, अब इस स्पोर कोट से अंदर की ओर कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड तथा पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉर्टेक्स होती है किसकी बनी है, कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड तथा पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इसी कॉर्टेक्स से अंदर की ओर देखिए कोर होता है और इसी कोर के चारों ओर जो है कोर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये इसकी संरचना है, संरचना अक्सर पूछी जाती है, तो आप इसकी संरचना अच्छे से देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो अनफेवरेबल कंडीशन में निर्मित होगा, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो होता क्या है, ये जो बाहर जो सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल फट जाती है तथा ये जो एंडोस्पोर है या अंतःबीजाणु जो है वातावरण में मुक्त हो जाता है तथा अंकुरित होकर एक नए बैक्टीरियल सेलों को निर्मित करता है। ठीक है, अब दूसरी संरचना देखें, दूसरे प्रकार से बाय जूस्पोर्स के द्वारा। इस प्रकार का जो प्रजनन है राइजोबियम जैसे जीवाणुओं में पाया जाता है, कभी कभार भी पाया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि इनमें जो बीजाणु बनते हैं उन बीजाणुओं में फ्लैजिला बन जाता है और फ्लैजिला बनने के कारण ये मूवमेंट करना शुरू कर देता है, स्विमिंग करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, अर्थात ये मोटाइल स्पोर के रूप में होता है। सामान्य तौर पर ये एक या दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं और जब ये फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये भी अंकुरित होकर एक नए बैक्टीरिया को जन्म देता है। ठीक है, तीसरे प्रकार का अलैंगिक प्रजनन देखें सिस्ट के द्वारा। क्या होता है कि जब कभी मान के चलिए कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, यहां पर ये इस प्रकार से ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के चारों ओर अनफेवरेबल कंडीशन, सामान्य तौर पर हम अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, अनफेवरेबल कंडीशन में जब इस बैक्टीरिया के चारों ओर एक कवच नुमा संरचना बन जाता है, एक आवरण नुमा संरचना बन जाता है, तो इसी आवरण नुमा संरचना को सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट के दो स्तर होते हैं, एक तो बाहर की ओर पाया जाने वाला बाह्यचोल और अंदर की ओर पाया जाने वाला अंतःचोल। इस प्रकार का जो फॉर्मेशन है, सिस्ट फॉर्मेशन जो है वो एजेटोबैक्टर में पाया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है? आप मुझे बता सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें लिंग कोशिकाएं भाग लेती है, जिनमें लिंग कोशिकाएं आपस में मिलकर फर्टिलाइज होती है और फिर जायगोट का निर्माण करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। लेकिन चूंकि बैक्टीरिया केवल एक ही कोशिका है, उसमें लिंग कोशिकाएं का फॉर्मेशन नहीं होता है, साथ ही उसमें स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इस कारण से वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन अनुवांशिक पदार्थ रेप्लिकेट होता है
अनुवांशिक पदार्थ द्विगुणित होता है, इस कारण से कहा जाता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला है संयुग्मन के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा या पारक्रमण के द्वारा। तो चलिए एक एक को हम समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत ही अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं संयुग्मन के द्वारा बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है। दोस्तों आपको मालूम है कि जब दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाए, चिपक जाए, तब इसी प्रक्रिया को संयुग्मन कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि जब दो बैक्टीरिया आपस में कैसे हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए या चिपक जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। और इसी संयुग्मन की प्रक्रिया के द्वारा जब जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है, तो तब हम इस प्रक्रिया को बैक्टीरिया में संयुग्मन द्वारा प्रजनन कहते हैं। तो होता क्या है, देखिए बैक्टीरिया में संयुग्मन की प्रक्रिया को लेडरबर्ग तथा टाटम के द्वारा 1946 में बताया गया है। ठीक है, लेडरबर्ग तथा टाटम द्वारा 1946 में इस्चीरिचिया कोलाई के स्ट्रेन, उसके प्रकार K12 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि संयुग्मन की खोज किसने की थी, लेडरबर्ग तथा टाटम के द्वारा की गई थी। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है, इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वालमैन तथा जैकब के द्वारा 1950 में दी गई। ठीक है, मैंने अभी जैसा कि आप लोगों को बताया कि संयुग्मन क्या है। अब संयुग्मन की जो प्रक्रिया है वो दो स्ट्रेन के बीच में होती है, दो बैक्टीरिया के बीच में होती है। अब दोनों स्ट्रेन को क्या कहते हैं, देखिए भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें उनका अपना आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ एक अन्य आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड पाया जाता है या जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेन है इसको F+ या मेल कहा जाता है या इसे डोनर कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया भाई, ये ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, मेल या F+ कहलाते हैं, डोनर कहलाते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं, F- बैक्टीरिया या फीमेल कहलाते हैं या रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, जो फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो बैक्टीरिया होता है उसके चारों ओर छोटे छोटे कैप्सूल के चारों ओर क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम के समान संरचना होते हैं जिनको पिल्लाई कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की ये जो संरचनाएं होती है पिल्लाई, जिनको सेक्स पिल्लाई कहते हैं। अब होता क्या है भाई, होता यह है कि जो मेल बैक्टीरिया है वो फीमेल बैक्टीरिया के साथ इन्हीं सेक्स पिलाई के द्वारा, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तब यहां पर एक ट्यूब के समान संरचना का निर्माण होता है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है, जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है, संयुग्मन ट्यूब कहा जाता है। अब इस दौरान होता क्या है कि जो मेल बैक्टीरिया है, F+ बैक्टीरिया है, उसका जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो फर्टिलिटी फैक्टर किस रूप में है, डीएनए के रूप में है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, द्विसूत्री डीएनए के रूप में। तो इसके दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं और एक सूत्र जो है वो फीमेल बैक्टीरिया की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात दो सूत्रों में से एक सूत्र किसके तरफ चले गया, फीमेल बैक्टीरिया में चले गया, जबकि एक सूत्र जो है मेल बैक्टीरिया में ही रह जाता है। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दोनों बैक्टीरिया में हो जाते हैं तब यहां धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, संयुग्मन ट्यूब हट जाती है और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, एक बैक्टीरिया में पहले से ही फर्टिलिटी फैक्टर था, अब दूसरे बैक्टीरिया में भी फर्टिलिटी फैक्टर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो अब ये रेप्लिकेशन के द्वारा ये किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन के द्वारा ये डबल स्ट्रैंड में परिवर्तित हो गए। तो जो दूसरा जिसने प्लाज्मिड को ग्रहण किया है, फर्टिलिटी फैक्टर को ग्रहण किया है, अब वहां भी क्या कहलाता है, F+
या मेल बैक्टीरिया कहलाता है। और इस प्रकार से बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का डीएनए का कहना चाहिए ट्रांसफर होता है। चलिए अब हम देखते हैं बैक्टीरिया में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किस प्रकार से प्रजनन होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज का जो श्रेय है वो ग्रिफिथ को जाता है, जिन्होंने 1928 में चूहों में न्यूमोनिया जो रोग होता है उसके कारक बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी में इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज की। ठीक है, हालांकि उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया, लेकिन विस्तृत वर्णन करने का कार्य जो है एवेरी, मैक्लिओड तथा मैककार्थी के द्वारा 1944 में किया गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें जब किसी बैक्टीरिया के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अवशोषित कर लिया जाता है, उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो रूपांतरण की क्रिया क्या हो रही है कि एक जीवाणु का जो स्वतंत्र डीएनए है दूसरे जीवाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, हुआ क्या इस पूरे के पूरे रूपांतरण की प्रक्रिया में होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ग्रिफिथ के प्रयोगों को। और ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किए उसका वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ग्रिफिथ ने क्या काम किया कि न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसके दो स्ट्रेन उन्होंने देखे। दो स्ट्रेन कौन कौन से देखे, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले उन्होंने देखा T3 टाइप। ठीक है, T3 टाइप जो बैक्टीरिया है वह बैक्टीरिया कैप्सूल युक्त था और साथ में वायरुलेंट था। वायरुलेंट था का मतलब यह है कि वो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की उसमें शक्ति थी। वहीं पर अगर देखिए दूसरा जो उसका स्ट्रेन था वो था T2 टाइप। ये जो T2 टाइप था वो कैप्सूल रहित था। ठीक है, कैप्सूल उसमें नहीं पाया जाता था तथा ये नॉन वायरुलेंट था। और नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है कि वो बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता। दोनों चीजें समझ में आ गई। T3 कैसा था, कैप्सूल युक्त था तथा वायरुलेंट था जो बीमारी उत्पन्न करता। जबकि T2 तो कैसा था, कैप्सूल उसमें एब्सेंट था, साथ में वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता था। ठीक है, अब उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी लेब में उन्होंने क्या काम किया, जो T2 टाइप है, ठीक है, T2 टाइप जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को जीवित अवस्था में ही चूहों पर उसका इंजेक्शन लगा। चूहों को उसका इंजेक्शन दिया तो ऐसे इन चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात ये जो चूहे हैं कैसे रहे, जीवित अवस्था में रहे। तो प्रयोग में हुआ क्या, पहले प्रयोग में ये हुआ कि उन्होंने T2 टाइप को लिविंग कंडीशन में दिया। ठीक है, और उसका जो इंजेक्शन है उसको किसको लगा दिया, चूहों को लगाया। तो चूहे कैसे हुए, न्यूमोनिया से ग्रसित नहीं हुए। और जब न्यूमोनिया से ग्रसित नहीं हुए तो सीधी सी बात है कि वो कैसे रहे, जीवित अवस्था में रहे। अब उन्होंने क्या काम किया कि T3 बैक्टीरिया को लिया और उसका इंजेक्शन किसको लगाया, चूहों को लगाया। तो जैसे ही उन्होंने चूहों को इंजेक्शन लगाया, चूहे जो है न्यूमोनिया से ग्रसित हो गए और उन चूहों की डेथ हो गई। ठीक है, ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, उन्होंने क्या काम किया कि T3 बैक्टीरिया को लिया और उसको हीट के द्वारा किल्ड कर दिया, ताप के द्वारा उनको मार दिया और मारने के बाद उसका इंजेक्शन जो है चूहों को लगाया। जब उसका इंजेक्शन चूहों को लगाया तो चूहे जो है न्यूमोनिया से ग्रसित भी नहीं हुए और ना ही वो मरे। अब चौथे प्रयोग को ध्यान से देखिएगा कि चौथे प्रयोग में उन्होंने क्या काम किया। चौथे प्रयोग में उन्होंने क्या काम किया कि T3 जो कि कैसा है, हीट किल्ड है, ताप के द्वारा उसको मार दिया गया, ऐसे बैक्टीरिया तथा लिविंग कंडीशन वाले T2 बैक्टीरिया, इन दोनों का जो इंजेक्शन है वो किसको लगाया, चूहों को लगाया गया। तो चूहों को जैसे ही ये इंजेक्शन लगाया गया तो वो जो चूहे हैं वो कैसे हो गए भाई, न्यूमोनिया से ग्रसित हो गए, न्यूमोनिया से ग्रसित हो गए और कुछ समय बाद जो है उन चूहों की मृत्यु हो गई। भाई ऐसा क्यों हुआ, भाई T3 बैक्टीरिया जो है, T3 स्ट्रेन तो बीमारी उत्पन्न नहीं कर रहा है क्योंकि वो कहना चाहिए ताप के द्वारा उसको मार दिया गया है। वहीं पर लिविंग जो T2 है ये तो नॉन वायलेंट है, अर्थात बीमारी उत्पन्न नहीं करता। फिर ऐसा क्या हो गया,
ठीक है। ऐसा तो इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि T2 टाइप बैक्टीरिया जो है वो T3 टाइप बैक्टीरिया के डीएनए को उन्होंने अवशोषित कर लिया तथा अपने शरीर के अंदर उसका रेप्लिकेशन किया, और रेप्लिकेशन करने के बाद वो कौन से फॉर्म में परिवर्तित हो गया, वायलेंट फॉर्म में परिवर्तित हो गया, और वायलेंट फॉर्म में परिवर्तित होने के बाद वह चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न किया, और न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने के फलस्वरूप जो है ऐसे चूहों की क्या हो गई, डेथ। ठीक है। तो इस मेथड्स के द्वारा बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं। बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन के द्वारा होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांसडक्शन होता क्या या पारक्रमण क्या होता है। एक डोनर बैक्टीरियल सेल्स से एक रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के द्वारा डीएनए के स्थानांतरण को ट्रांसडक्शन या पारक्रमण कहा जाता है। ठीक है। इसको एक बार जरा समझे कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये डोनर बैक्टीरियल सेल है, और यहां पर ये एक कौन है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स है। तो एक डोनर सेल्स के अनुवांशिक पदार्थ तथा डीएनए का दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में स्थानांतरण किसके द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो स्थानांतरण होता है उस स्थानांतरण को पारक्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि एक डोनर बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरियोफेज के द्वारा रेसिपिएंट सेल्स में जेनेटिक मटेरियल का स्थानांतरण पारक्रमण कहलाता है। ठीक है। बैक्टीरिया में इस प्रकार के पारक्रमण के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज जिंडर व लेडरबर्ग द्वारा की गई थी। जिंडर व लेडरबर्ग द्वारा साल्मोनेला टाइफीफ्यूरियम में ट्रांसडक्शन की खोज की थी, जहां बैक्टीरिया चूहे में मियादी बुखार उत्पन्न करता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण करता है। तो चलिए ठीक है, होता क्या है कि जो डोनर बैक्टीरियल सेल है उसके साथ बैक्टीरियोफेज आके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसे डोनर सेल में स्थानांतरित कर देता है। जहां फेज डीएनए डोनर सेल में स्थानांतरित होने के बाद अपनी बहुत सारी कॉपियां बनाता है, साथ ही इस डोनर सेल में उपस्थित एंजाइमेटिक रिएक्शन के माध्यम से प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे होती है कि जो डोनर सेल है उसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो अनेक टुकड़ों में टूट जाता है, और इसके पश्चात होता यह है कि जो फेज डीएनए है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन की सहायता से बहुत सारी कहना चाहिए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन करता है, और जब इनका फॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो होता क्या है कि फेज डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ साथ डोनर बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी इसके साथ आकर जुड़ जाता है। ठीक है। अब जब ये पूरी तरह से बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है तो बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, लाइसिस होती है, और यहाँ से ये बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद जो दूसरी जो सेल है उसको उससे आकर जुड़ जाता है। इस दूसरी सेल को रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल कहा जाता है। जब यहाँ पर आकर जुड़ता है तो यहाँ पर वही क्रिया होती है कि वो अपना जो फेज डीएनए वो कहाँ छोड़ता है, बैक्टीरिया के सेल में छोड़ देता है। अब क्योंकि इस डीएनए में फेज डीएनए में क्या है, दूसरे बैक्टीरिया का भी डीएनए है, और जब ये यहाँ पर बैक्टीरियल रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है तो यहाँ फेज डीएनए युक्त डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया
से एक अलग प्रकार की रिकॉम्बिनेंट सेल का निर्माण होता है, जिसमें रेसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी उसमें आकर जुड़ जाता है, और इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ जो है डोनर बैक्टीरिया का डीएनए भी साथ में होता है।